नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी प्रियंका गांधी की मोदी सरकार पर सीधे निशाने की, बीजेपी और कांग्रेस में शुरू हुए पोस्टर वॉर की। बात करेंगे राहुल गांधी पर शरद पवार के बड़े बयान की, दिल्ली में आप नेताओं की गिरफ्तारी पर कोर्ट के सवाल की, जानेंगे अब किस दल ने छोड़ा एनडीए का साथ, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चुनाव आयोग के ईडी पर सख्त रुख की। इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा ऐलान, प्रदेश में एक बेटी के जन्म पर मिलेंगे 2 लाख रुपए। नॉर्वे के राइट जॉन फोसो को मिला साहित्य का नोबेल, कमेटी ने कहा उनके नाटकों ने उन लोगों को आवाज दी जो अपनी बात नहीं कह पाते। एशियाड में महिलाओं के बाद अब पुरुषों की तीरंदाजी में मेंस टीम ने दिलाया सोना, फाइनल में कोरिया की टीम को 235-230 से दी मात। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 405 अंक चढ़कर 65,631 पर हुआ बंद, निफ्टी 109 अंकों की बढ़त के साथ 19,545 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है, और चुनावों के ऐलान से पहले प्रियंका गांधी ने पार्टी का प्रचार अभियान तेज कर दिया है। कांग्रेस महासचिव ने धार जिले के मोहनखेड़ा में बड़ी रैली को संबोधित किया और बीजेपी सरकार को हर काम में भ्रष्टाचार करने वाली सरकार बता दिया। तो क्या कहा प्रियंका गांधी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले में आज प्रियंका गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कितने घोटाले हुए, लेकिन किसी की भी जांच नहीं हुई। उन्होंने मोदी सरकार पर ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। साथ ही कहा कि अडानी जी का हजारों करोड़ का लोन किस आधार पर माफ किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए धार जिले में पहुंची थी। उन्होंने मध्य प्रदेश और यहां की जनता से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाता याद दिलाया। पीएम मोदी और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, देश का हर नेता समझ गया है महिलाओं का वोट मिले बिना वो सत्ता में नहीं आ सकता। शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, कृष्ण रूपी बन जाओ और उनको निकालो और उखाड़ फेंको। प्रियंका ने कहा कि हमारी सरकार ने 1 करोड़ लोगों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिलवाई। ओबीसी आरक्षण 24% से बढ़ाकर 27% किया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य में फसल खरीदती है। धान खरीद कर सबसे ज्यादा पैसे छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं। प्रियंका का कहना है कि कर्नाटक में 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है। भोपाल इंदौर मेट्रो रेल की परियोजना कांग्रेस ने शुरू की। सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा, हिमाचल प्रदेश में अभी आपदा आई, सबसे ज्यादा राहत का पैकेज हिमाचल में कांग्रेस की सरकार दे रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है। ये कांग्रेस की सरकार की नीतियां हैं, क्योंकि हमारे लिए सर्वोपरि आप हैं, आपके बाद कोई नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपकी है, हम सब आपके हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप इसको हल्के में मत लीजिए। काम की जगह घोटाला और भ्रष्टाचार, खुद को भक्त बोलते हैं लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। प्रियंका ने करारा वार किया तो सोशल मीडिया पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर से बीजेपी परेशान दिख रही है। तो क्या है इस पोस्टर में, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बढ़ती बेचैनी का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी रोज चुनावी रैलियां कर रहे हैं और अपनी रैलियों में कांग्रेस को जमकर कोस रहे हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस मोदी सरकार के 9 साल का हिसाब मांग रही है। सवाल कर रही है कि जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं किए, क्या सभी वादे जुमले बन गए हैं। और जब कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी कर मोदी सरकार पर निशाना साधा, पोस्टर के कैप्शन में लिखा, जल्द ही चुनावी रैलियों में उतरने वाले हैं। पोस्टर में एक तरफ मोदी को हाथ जोड़ते हुए दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को कुछ सोचते हुए दिखाया गया है। और पोस्टर के अंदर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमला बॉय बीजेपी के रूप में मौजूद है। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें राहुल गांधी को 10 सिर वाले रावण के रूप में दिखाया गया है। इसी के साथ मीडिया पर पोस्टर जारी करने के बाद लोगों के कमेंट की बाढ़ आ गई है। लोगों ने लिखा है, रतन कुमार नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में लिखा था, आवश्यक सूचना, मोदी आएगा, नौकरी खाएगा, अंत अब की बार, दूर से नमस्कार। तो वहीं सरोज कुमार मलिक नाम के यूजर ने लिखा, बीजेपी प्रेजेंट, घोटाला अपना अपना। नजीरुल हक नाम के एक यूजर ने लिखा कि एक ही नारा एक ही काम, झूठ फैलाओ सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। डॉक्टर तुषार आर्य नाम के यूजर ने एक्स पर एक पोस्टर जारी किया और कैप्शन में एनडीए को लेकर लिखा,
न्यू डीलर ऑफ अडानी, #अडानी का नौकर मोदी। गौरतलब है कि मोदी सरकार के खिलाफ पूरा विपक्ष पहले ही हमलावर है और ऐसे में लोगों के इन कमेंट से साफ पता चल गया कि सरकार के खिलाफ लोगों में किस कदर गुस्सा बढ़ चुका है, जिससे साफ है कि आने वाले चुनावों में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पोस्टर वॉर यानी एक नई लड़ाई का आगाज जो सोशल मीडिया पर लड़ी जानी है और इसमें भी कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी को भी इसका एहसास है कि उसका मुकाबला अब राहुल गांधी से है और राहुल गांधी को लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार ने बड़ा दावा कर दिया है। क्या कहा है शरद पवार ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उसे अमली जामा पहना दिया गया। मगर जिस चीज का लोगों को इंतजार है उसका खुलासा नहीं किया है। इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा, इसकी तस्वीर अब तक सामने नहीं है। इस पर संशय के बीच रेस में ममता बनर्जी और नीतीश कुमार तक का नाम आगे चल रहा है, लेकिन शरद पवार ने राहुल गांधी की तारीफ कर अब उनके नाम पर भी अटकलों को तेज कर दिया है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को गंभीरता से लिया जा रहा है और वो भविष्य में देश का नेतृत्व करेंगे। राहुल गांधी की तारीफ करने के साथ ही उन्होंने बीजेपी की हार की भविष्यवाणी भी कर दी। शरद पवार ने कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास अघाड़ी एमवीए निश्चित रूप से महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन वाले एमवीए के शिल्पकार माने जाने वाले पवार ने कहा कि उन्होंने राज्य में निर्वाचन क्षेत्र वार विश्लेषण किया है। निश्चित रूप से हम महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे। पिछले चुनाव में हमें यहाँ केवल 4 सीटें मिली थी, 50% सीटें जीत जाएं, लेकिन इस बार अगर हम कम से कम 50% सीटें जीत जाएं तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो वहीं विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई छापेमारी के बारे में बोलते हुए शरद पवार ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई बीजेपी के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करेगी। शरद पवार के इस हुंकार से साफ है कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ कर ये भी संकेत दे दिए हैं कि महागठबंधन के चेहरे के तौर पर कांग्रेस सांसद भी उभर सकते हैं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस दिग्गज के नाम पर मुहर लगती है। जल्दी ही राहुल गांधी देश के पीएम बनेंगे। पवार ने यह भी दावा किया कि अब चुनावों के बाद पीएम मोदी की सत्ता जाने वाली है। बीजेपी के साथ कोई नहीं बचा है, सिर्फ ईडी और सीबीआई ही बचे हैं और सत्ता बचाने के लिए मोदी सरकार इनका ही इस्तेमाल कर रही है। और ईडी को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमकर सुनाया। मामला आप विधायक मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर था। तो क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कई सवाल उठाए। जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि सरकारी गवाह के बयान पर कैसे भरोसा करेंगे। क्या जांच एजेंसी ने सरकारी गवाह की सिसोदिया को मिली घूस पर चर्चा देखी थी? क्या ये बयान कानून में स्वीकार्य होगा? क्या ये सुनी सुनाई बात तो नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो मनी लॉन्ड्रिंग में सिसोदिया को आरोपी बनाकर कैसे शामिल किया और क्यों? कोर्ट ने कहा कि आपकी दलील तो एक अनुमान है, जबकि ये सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना अदालत में जिरा होने पर ये केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर आप सांसद संजय सिंह की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा, क्या आपने संजय सिंह का फोन कब्जे में ले लिया? इस पर ईडी के वकील ने हाँ में जवाब दिया। ईडी के वकील ने कोर्ट को कहा कि संजय सिंह के फोन से जो कॉन्टैक्ट्स और डेटा मिले हैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कस्टडी जरूरी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब फोन आपके पास है तो फिर आरोपी के साथ आमना सामना कराने की क्या जरूरत बचती है? आप डेटा वैसे भी निकाल सकते हैं। ईडी ने रिमांड की मांग करते हुए कहा कि संजय सिंह के घर से जो सबूत मिले हैं उसे लेकर पूछताछ करनी जरूरी है और कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। बीजेपी की सरकार को दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कोर्ट में झटके पर झटके लग रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर सख्त सवाल भी उठा दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार को अमेठी के संजय गांधी अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। इस मामले पर गांधी परिवार की बड़ी जीत हुई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, एक चूक से अस्पताल बंद नहीं किया जा सकता। अस्पताल बंद करने, ऑपरेशन सुविधा बंद करने से आसपास के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी ना तो भरपाई हो सकती है और न ही आकलन किया जा सकता है। हालांकि अदालत ने मामले में चल रही जांच को जारी रखने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अवधेश शर्मा की ओर से दाखिल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अस्पताल की सेवाएं शुरू करने का आदेश दिया। याचिका में अस्पताल का लाइसेंस निलंबित करने के योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता JN माथुर ने तर्क दिया कि सरकार ने दुर्भावनावश अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया। यूपी की योगी सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया था कि अस्पताल में ऑपरेशन हो रहे थे, जबकि उसके पास ऑपरेशन करने का लाइसेंस ही नहीं था। राज्य सरकार ने कहा कि निलंबन आदेश बिल्कुल सही है और अस्पताल के खिलाफ जांच चल रही है। वहीं अदालत ने योगी सरकार के आदेश को रद्द करते हुए अस्पताल की फिर से सेवाएं बहाल करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से राज्य की बीजेपी सरकार बैकफुट पर है। अदालत के फैसले के बाद संजय गांधी अस्पताल आज से खुल गया है और सेवाएं बहाल कर दी गई हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने इस मामले को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने भी इसे एक साजिश करार दिया था। आपको बता दें कि एक महिला मरीज की ऑपरेशन के दौरान जान चली गई थी, जिसके बाद योगी सरकार ने 17 सितंबर को अस्पताल पर ताला लगा दिया था। गौरतलब है कि अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का संचालन दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट करता है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी इस ट्रस्ट की डायरेक्टर हैं, जबकि राहुल और प्रियंका गांधी इसके सदस्य हैं। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद इसे गांधी परिवार की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। विपक्ष को घेरने की कोशिश में बीजेपी खुद ही बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सहयोगी भी अब उसका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। पार्टी को अब झटका लगा है दक्षिण भारत से, तो किस दल ने छोड़ा बीजेपी का साथ, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, तो वहीं एनडीए में टूट देखी जा रही है। अब एक और राजनीतिक दल ने एनडीए को अलविदा कह दिया है। अभिनेता और राजनेता पवन कल्याण ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि वो मुश्किल वक्त में टीडीपी का समर्थन करने के लिए बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के सुशासन और विकास के लिए जनसेना टीडीपी की जरूरत है। पवन कल्याण ने कृष्णा जिले के पेडाना में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में कहा कि टीडीपी एक मजबूत पार्टी है और आंध्र प्रदेश को राज्य के विकास के लिए, सुशासन के लिए तेलुगु देशम पार्टी की जरूरत है। आज टीडीपी संघर्ष में है, हम उनका समर्थन करेंगे। ऐसे में टीडीपी को जन सैनिकों के समर्थन की जरूरत है। अगर टीडीपी और जनसेना ने हाथ मिला लिया तो राज्य में वाईएसआरसीपी डूब जाएगी। गौरतलब है कि 14 सितंबर को पवन कल्याण ने राजमुंद्री सेंट्रल जेल में टीडीपी प्रमुख और पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की थी, जहां कौशल विकास घोटाले में न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उन्हें रखा गया है। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने 18 जुलाई को दिल्ली में आयोजित एनडीए की बैठक में भी हिस्सा लिया था और बैठक के बाद कहा था कि उनकी पार्टी पीएम मोदी के दृष्टिकोण का समर्थन करेगी। लेकिन अब पवन कल्याण ने फैसला किया है कि उनकी पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव 2019 में पवन कल्याण की जनसेना ने 5.6% वोट शेयर के साथ सिर्फ एक सीट जीती थी, जबकि टीडीपी ने 39.7% वोट शेयर के साथ 23 सीटें जीती थी। वाईएसआरसीपी ने 50.6% वोट शेयर के साथ 151 सीटों पर जीत हासिल की। इस बीच टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू अभी भी न्यायिक हिरासत में है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख को करोड़ों रुपए के कौशल विकास घोटाला मामले में आपराधिक जांच विभाग यानी कि सीआईडी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। और बुलेटिन के आखिर में बात विधानसभा चुनावों की। चुनाव आयोग की टीम का आज तेलंगाना दौरा भी पूरा हो गया। आयोग की टीम 3 अक्टूबर को 3 दिन के दौरे पर हैदराबाद पहुंची थी और चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। तेलंगाना से पहले आयोग के दल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। अब आयोग कभी भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों का ऐलान कर सकता है, लेकिन इससे पहले हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने जो कहा उससे मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 17 सदस्यों वाली टीम 3 अक्टूबर से 3 दिन के लिए तेलंगाना दौरे पर थी और अंतिम दिन गुरुवार को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी सवाल उठा दिए हैं। केंद्रीय राज्य सरकार के अलावा ईडी के अधिकारियों के साथ चुनाव आयोग ने बैठक की और साफ कर दिया कि निष्पक्ष चुनाव उनकी पहली प्राथमिकता है। सीसी ने इस दौरान ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में मनी पावर हमारे रडार पर रहेगा। ईडी को इस मामले में निष्पक्ष रहते हुए कार्रवाई करनी होगी। अगर वे कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम उनसे चुनाव में धन बल का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई कराएंगे। दरअसल विपक्षी दलों का आरोप रहा है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ बीजेपी विरोधी दलों के खिलाफ होती है। बीजेपी चुनावों में जमकर धन बल का इस्तेमाल करती रहती है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में सीसी की टिप्पणी को बेहद अहम माना जा रहा है। राजीव कुमार ने कहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान अकेले तेलंगाना में ही 148 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे।
जाएंगे। इसमें तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर 35 चेक पोस्ट, तेलंगाना कर्नाटक बॉर्डर पर 26 चेक पोस्ट, तेलंगाना महाराष्ट्र बॉर्डर पर 24 चेक पोस्ट और तेलंगाना छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर 4 चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इस दौरान हर तरह के ऑनलाइन लेन देन पर भी नजर रखी जाएगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।